लोग कहते हैं कि रात के वक्त सड़कें गादियों की होती हैं, लेकिन रायपुर जगदलपुर हाईवे पर आधी रात के बाद तारकोल की उस काली पट्टी पर वो चीज चलती है जिसे न तो मोड़ पर ब्रेक लगाने की जरूरत होती है और न ही चलाने के लिए किसी इंसान की। अगर उस रात मैंने अपने ट्रक का साइड मिरर न देखा होता तो शायद आज मैं अपनी ही मौत की यह कहानी सुनाने के लिए जिंदा न बचता। मेरा नाम देवेंद्र साहू है, छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले का रहने वाला एक साधारण सा ट्रक ड्राइवर। 12 पहियों वाला भारी भरकम टाटा ट्रक और रायपुर से जगदलपुर का वो 350 किलोमीटर का हाईवे, यही मेरी पूरी दुनिया थी। बीते 12 सालों में मैंने इस हाईवे का हर गड्ढा, हर मोड़, हर ढाबा और हर सन्नाटा अपनी आंखों से देखा था। मुझे रात में गाड़ी चलाने की आदत थी। दिन का ट्रैफिक नहीं, गाड़ियों का शोर नहीं, बस इंजन की गड़गड़ाहट और हेडलाइट की 2 पीली किरणें जो घने जंगलों को चीरती हुई आगे बढ़ती थीं। लेकिन 11 अगस्त की वो मनहूस रात अलग थी। उस रात रायपुर जगदलपुर हाईवे NH30 पर कुछ ऐसा घटित हुआ जिसने हवा की तासीर बदल दी। यह सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं है, यह उस भयानक मंजर का आंखों देखा हाल है जो उस रात मेरे साथ बीता। रायपुर के भनपुरी इंडस्ट्रियल एरिया से लोहा लादकर जब मैंने अपनी गाड़ी का स्टीयरिंग संभाला तब रात के 11:30 बज रहे थे। मौसम में अजीब सी नमी थी, बारिश होकर रुकी थी और सड़क से सोंधी नहीं बल्कि किसी पुरानी सड़न जैसी बदबू उठ रही थी। कांकर पार करते करते रात के 1:45 बज चुके थे। यहां से आगे का रास्ता घने जंगलों और घुमावदार मोड़ों से भरा है, खासकर केशकाल घाट का वो इलाका जहां एक तरफ ऊंचे पहाड़ हैं और दूसरी तरफ पाताल जैसी गहरी खाइयां। मैंने केबिन में छत्तीसगढ़ी गानों का कैसेट बदला और एक बीड़ी सुलगा ली। स्टीयरिंग पर मेरी पकड़ मजबूत थी। केबिन की डिम पीली लाइट में मेरी आंखें सड़क पर टिकी थीं। तभी धमतरी और कांकेर के बीच के उस वीरान जंगल वाले मोड़ पर मैंने पहली बार अपने दाएं साइड मिरर, रियर व्यू मिरर पर नजर डाली। पीछे कोई लाल और नीली डिम लाइट चमक रही थी। अजीब बात थी, इतनी देर से पीछे दूर दूर तक किसी गाड़ी की हेडलाइट नहीं दिख रही थी। अचानक ये गाड़ी कहां से आ गई? मैंने अपनी रफ्तार 50 से बढ़ाकर 65 कर दी, लेकिन पीछे वाली गाड़ी की दूरी कम होती जा रही थी। कुछ ही मिनटों में वह मेरे ट्रक के पिछले बम्पर से महज 10 फीट की दूरी पर आ चिपकी। जब मैंने शीशे को थोड़ा झुकाकर गौर से देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वह एक पुरानी जंग लगी हुई 1990 के दशक की माटुंगा एम्बुलेंस थी। उसका सफेद रंग कई जगहों से उधड़ा हुआ था, जैसे किसी ने लोहे पर नखल खरोंचे मारी हों। उस पर बना लाल क्रॉस का निशान आधा मिट चुका था और छत पर लगी नीली बत्ती बिना किसी आवाज के धीमी धीमी जल बुझ रही थी। सबसे खौफनाक बात उसकी हेडलाइट्स थीं। उसकी हेडलाइट्स बंद थीं। वह पूरी तरह अंधी होकर सिर्फ अपनी छत की नीली बत्ती के सहारे मेरे ट्रक के पीछे चल रही थी। कौन बेवकूफ है बे, बिना लाइट के इतनी रात को घाट में घुसा आ रहा है। मैंने बुदबुदाते हुए हॉर्न बजाया और उसे साइड देने के लिए गाड़ी थोड़ी बाईं तरफ दबाई, लेकिन एम्बुलेंस ने मुझे ओवरटेक नहीं किया। वह ठीक मेरे पीछे चिपकी रही, इतनी पास कि मुझे अपने केबिन के अंदर तक उस एम्बुलेंस के रेडिएटर से निकलने वाली भाप महसूस होने लगी थी। मैंने अपने दिल को ढांढस बंधाया। सोचा शायद किसी आपातकालीन स्थिति में मरीज को ले जा रहे होंगे। मैंने साइड विंडो से अपना सिर थोड़ा बाहर निकाला और हाथ से आगे जाने का इशारा किया। इसी दौरान मेरी नजर उस एम्बुलेंस की विंडशील्ड पर पड़ी। सामने से मेरे ट्रक के केबिन की पीली लाइट उस एम्बुलेंस के अंदर की ड्राइवर सीट पर सीधी पड़ रही थी। ड्राइवर सीट बिल्कुल खाली थी। स्टीयरिंग व्हील अपनी जगह पर पूरी तरह स्थिर था। फिर भी वह गाड़ी 70 की स्पीड में हाईवे के तीखे मोड़ों पर बिल्कुल सटीक कट रही थी। न कोई हाथ, न कोई इंसान, न कोई साया। मेरी रीढ़ की हड्डी में बर्फ की तरह ठंडी लहर दौड़ गई। बीड़ी मेरे होंठों से छूटकर नीचे गिर पड़ी। मैंने अपनी आंखें मली, दोबारा शीशे में देखा। ड्राइवर सीट सचमुच खाली थी, लेकिन तभी उस एम्बुलेंस का जंग लगा सायरन, जो पिछले कई किलोमीटर से खामोश था, अचानक बज उठा। क्रर ची क्रर। वह किसी आम सायरन की आवाज नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई औरत अपने गले से चीखते हुए सांस खींच रही हो। और तभी उस तेज रफ्तार से चलती हुई बिना ड्राइवर की एम्बुलेंस के पीछे के दोनों दरवाजे अपने आप धीरे धीरे खुलने लगे। जैसे ही एम्बुलेंस के पीछे के जंग लगे दरवाजे खुले, मेरे ट्रक के केबिन का तापमान अचानक इतना गिर गया कि मेरी सांसें भाप बनकर हवा में तैरने लगीं। मिरर में जो मैंने देखा उसने मेरे होश फाख्ता कर दिए। एम्बुलेंस का अंदरूनी हिस्सा पूरी तरह अंधेरे में डूबा हुआ था, लेकिन उस नीली डिम लाइट के हर झटके के साथ मुझे अंदर पड़ी एक स्ट्रेचर दिखाई दे रही थी। उस स्ट्रेचर पर एक सफेद कफन में लिपटी हुई लाश रखी थी। लेकिन भयानक बात यह नहीं थी। भयानक बात यह थी कि जैसे जैसे एम्बुलेंस मेरे ट्रक के बम्पर के करीब आ रही थी,
स्ट्रेचर पर रखी वह लाश धीरे धीरे सीधी उठकर बैठने लगी थी। हे भगवान, महावीर स्वामी रक्षा करना, मेरे मुंह से हकलाती हुई आवाज निकली। मैंने अपनी पूरी ताकत से एक्सीलेटर दबा दिया। मेरा 12 पहिया भारी ट्रक चिंगाड़ते हुए 80 नमडीज की स्पीड पकड़ने लगा। लोहे का भारी सामान पीछे लदा हुआ था। गाड़ी असंतुलित हो रही थी। केशकाल घाट के खतरनाक अंधी मोड़ सामने थे। जरा सी चूक और गाड़ी सीधे 1000 फीट गहरी खाई में। लेकिन पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत मुझ में नहीं थी। अजीब बात यह थी कि मैं जितनी तेज गाड़ी भगाता, वह पुरानी एम्बुलेंस उतनी ही आसानी से बिना किसी इंजन की आवाज के मेरे पीछे पीछे चिपकी रहती। ऐसा लग रहा था जैसे वह हवा में तैर रही हो। तभी मेरे ट्रक के केबिन के ठीक पीछे लगे छोटे से शीशे, जो केबिन को ट्राली से जोड़ता है, पर खटखट की आवाज हुई। टैप टैप टैप। जब मेरा दिल सीने को चीरकर बाहर आने को हो गया, मैंने घबराकर केबिन के रियर व्यू में देखा। पीछे ट्राली में लादे गए लोहे के बड़े बड़े पाइपों के बीच कोई बैठा हुआ था। वह एक साया था, अत्यंत दुबला, जिसकी चमड़ी हड्डियों से चिपकी हुई थी और उसकी आंखें 2 जलते हुए अंगारों की तरह अंधेरे में धधक रही थीं। वह साया मेरे केबिन के शीशे पर अपनी लंबे और मुड़े हुए नाखूनों वाली उंगलियां मार रहा था। खट खट खट। देवेंद्र, गाड़ी रोक। एक ठंडी, भारी और सड़ी हुई आवाज सीधे मेरे दिमाग के अंदर गूंजी। वह आवाज किसी स्पीकर या हवा से नहीं आ रही थी। वह सीधे मेरी खोपड़ी के भीतर बज रही थी। नहीं नहीं। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं और स्टीयरिंग को जोर से थाम लिया। सामने केशकाल घाट का सबसे खतरनाक मोड़ था, तेलिन सती मंदिर का मोड़। यहां हर ड्राइवर गाड़ी धीमी करता है और माथा टेकता है, लेकिन उस रात मेरी गाड़ी 90 की रफ्तार में थी। मैंने ब्रेक पर पैर रखा, लेकिन ब्रेक पैडल जमीन से चिपक चुका था। फ्री ब्रेक। ब्रेक की पतली पाइप शायद कट चुकी थी। अरे बाप रे, ब्रेक फेल हो गया, मैं चिल्लाया। गाड़ी बेकाबू होकर सीधे पहाड़ की दीवार की तरफ भाग रही थी। सामने मौत खड़ी थी, पीछे वो अंधी एम्बुलेंस और ट्राली पर बैठा वो साया। तभी एम्बुलेंस ने अचानक एक जोरदार झटका लिया और मेरे ट्रक के दाएं तरफ आकर समानांतर चलने लगी। मैंने खिड़की से दाईं तरफ देखा। एम्बुलेंस की पैसेंजर सीट की खिड़की का शीशा अपने आप नीचे गिरा। अंदर से एक पुराना, खून से सना हुआ हाथ बाहर निकला और उस हाथ ने मेरे ट्रक के दाएं साइड मिरर को पकड़कर जोर से अपनी तरफ मरोड़ दिया। खड़ाक। मिरर टूटकर नीचे गिर गया और उसी पल एम्बुलेंस मेरे ट्रक के आगे आकर रुकने के लिए कट मारने लगी। एम्बुलेंस ने जिस तरह से अचानक मेरे ट्रक के आगे कट मारा, मेरे पास स्टीयरिंग को बाईं तरफ मोड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। चर्राम। मेरा भारी ट्रक सड़क किनारे बनी सुरक्षा की कंक्रीट की दीवार को रगड़ता हुआ सूखी मिट्टी के टीले पर चढ़कर अंततः एक जोरदार झटके के साथ बंद हो गया। इंजन से धुआं निकलने लगा। केबिन में हर तरफ धूल और सन्नाटा छा गया। मेरी छाती स्टीयरिंग से टकरा गई थी और माथे से खून की एक पतली धारा बहकर मेरी आंखों के सामने आ रही थी। मैंने हाँफते हुए अपनी आंखें खोली। चारों तरफ भयानक शांत माहौल था। जंगल में कीड़ों की सरसराहट भी बंद हो चुकी थी। मैंने तुरंत हेडलाइट्स की रोशनी में सामने देखा। वह एम्बुलेंस सड़क के बीचों बीच खड़ी थी। उसकी नीली बत्ती अब बंद हो चुकी थी। पूरी गाड़ी काली पड़ चुकी थी, जैसे किसी ने उसे दशकों पहले आग लगा दी हो। तभी एम्बुलेंस का ड्राइवर साइड का दरवाजा खुला। चरर। दरवाजा खुला, लेकिन अंदर से कोई बाहर नहीं निकला। सड़क पर सिर्फ खालीपन था। मेरी हिम्मत पूरी तरह जवाब दे चुकी थी। मैंने चाबी घुमाकर ट्रक चालू करने की कोशिश की, लेकिन सेल्फ सिर्फ किक किक की आवाज करके रह गया। इंजन पूरी तरह मर चुका था। मुझे यहां से निकलना होगा, पैदल ही सही। मुझे तेलिन सती मंदिर तक पहुंचना होगा, मैंने मन ही मन सोचा। मैंने धीरे से केबिन का दरवाजा खोला। बाहर कदम रखते ही मुझे महसूस हुआ कि हवा में लोबान और जलते हुए इंसानी मांस की बदबू फैली हुई है। मैंने जेब से टॉर्च निकाली और सड़क के किनारे किनारे दौड़ना शुरू कर दिया। लगभग 500 मीटर भागने के बाद घने पेड़ों के पीछे मुझे एक पीली डिम लाइट दिखाई दी। वहां एक छोटा सा पुराना ढाबा था, साहू टपरी एवं टी स्टॉल। ढाबे पर एक बूढ़ा आदमी नीम की लकड़ी से आग जलाकर बैठा हुआ था। ढाबे के बोर्ड पर टीन की चादर लटक रही थी, जो हवा में खटखट हिल रही थी। चाचा, चाचा, बचाओ। मैं हाँफता हुआ ढाबे के छप्पर के नीचे घुसा और सीधे जमीन पर गिर पड़ा। बूढ़े आदमी ने अपनी फटी हुई आंखों से मेरी तरफ देखा। उसने मटमैले गमछे से अपना मुंह पोंछा और शांत आवाज में बोला, केशकाल घाट में नया आया है क्या रे देवेंद्र? मैं चौंक गया। आपको मेरा नाम कैसे पता? बूढ़े ने आग में एक लकड़ी और फेंकी। उसकी आंखों में कोई खौफ नहीं था, सिर्फ एक गहरा भयानक सन्नाटा था। उसने दूर सड़क की तरफ इशारा किया और बोला,
तू पहला नहीं है देवेंद्र। उस एम्बुलेंस को जो एक बार अपने साइड मिरर में देख लेता है वो इस घाट से कभी बाहर नहीं जाता। कौन है वो? क्या है वो एम्बुलेंस? मैंने कांपते हुए पूछा। बूढ़े ने एक गहरी सांस ली और जो कहानी उसने सुनाई उसने मेरे पैरों तले से जमीन खिसका दी। आज से ठीक 15 साल पहले 11 अगस्त की ही रात थी। बारिश ऐसी ही हो रही थी। रायपुर से एक गंभीर मरीज को लेकर एम्बुलेंस जगदलपुर जा रही थी। एम्बुलेंस का ड्राइवर थका हुआ था। इसी घाट पर एक भारी ट्रक ने पीछे से उस एम्बुलेंस को ऐसी टक्कर मारी कि एम्बुलेंस खाई में गिर गई। ट्रक वाला रुका नहीं, भाग गया। बूढ़े की आवाज भारी हो गई। एम्बुलेंस में बैठा मरीज, उसका परिवार और वो ड्राइवर, तीनों तड़प तड़प कर खाई में मर गए। ड्राइवर का नाम भी देवेंद्र था। मेरे शरीर का पूरा खून जम गया। क्या क्या कहा आपने? ड्राइवर का नाम। बूढ़े ने धीरे से अपना सिर उठाया। आग की रोशनी में उसका चेहरा बदलने लगा। उसकी त्वचा गलकर झड़ने लगी थी। हाँ, उसका नाम भी देवेंद्र साहू ही था। और जानते हो देवेंद्र, वो ट्रक किसका था? बूढ़े ने अपनी सड़ती हुई उंगली सीधे मेरी छाती की तरफ उठाई। वो ट्रक तेरा ही था, जिसे तू 15 साल पहले चला रहा था। बूढ़े की बात सुनते ही मेरे दिमाग में सन्नाटा छा गया। नहीं, यह झूठ है। मैं तो 15 साल पहले कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था। मैं ट्रक ड्राइवर कैसे हो सकता हूं? मैं पागलों की तरह चिल्लाया और पीछे हटने लगा। लेकिन जैसे ही मैंने पीछे कदम बढ़ाया, मेरे पैर किसी सख्त चीज से टकराए। मैंने टॉर्च नीचे घुमाई। वहां कोई ढाबा नहीं था, कोई आग नहीं जल रही थी। मैं सड़क के किनारे एक पुरानी टूटी हुई कंक्रीट की बेंच पर अकेला खड़ा था। चारों तरफ सिर्फ घने झाड़ झंखाड़ थे और वही बदबूदार धुंध फैली हुई थी। ढाबा गायब हो चुका था। तभी मेरे दिमाग के किसी बंद कोने में एक पुराना भूला हुआ मंजर कौंधा। 11 अगस्त 2011। मैं अपने उस्ताद के साथ पहली बार इस हाईवे पर ट्रक सीख रहा था। वह रात भी ऐसी ही तूफानी थी। शराब के नशे में धुत होकर मैं स्टीयरिंग संभाल रहा था। सामने से एक सफेद गाड़ी आ रही थी। एक जोरदार धमाका हुआ था। उस्ताद ने मुझसे कहा था, देवेंद्र, गाड़ी भगा ले, पुलिस का लफड़ा हो जाएगा, किसी को मत बता। हम भाग गए थे। हमने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा कि उस गाड़ी में कौन था, क्या हुआ। मैंने उस खौफनाक सच को अपने दिमाग के किसी गहरे कोने में दफन कर दिया था। इतने सालों तक मैं खुद को झूठी तसल्ली देता रहा कि वह महज एक छोटा सा हादसा था। हे भगवान, मैंने क्या किया था? मैं घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। तभी दूर सड़क पर फिर से वही जानी पहचानी आवाज गूंजी, क्र्र छींगी। एम्बुलेंस वापस आ रही थी, लेकिन इस बार वह अकेली नहीं थी। सड़क के उस पार से, घने जंगलों के बीच से कई पुरानी गाड़ियों के कंकाल और उनसे निकलते हुए साए सड़क पर इकट्ठा होने लगे थे। वे सभी हादसे के शिकार हुए लोग थे जो इस हाईवे पर अपनी अधूरी मौतों का हिसाब मांगने भटक रहे थे। एम्बुलेंस धीरे धीरे मेरे करीब आकर रुकी। उसकी हेडलाइट्स अचानक एक जोरदार धमाके के साथ जल उठीं। इतनी तेज लाल रोशनी जिसने पूरे जंगल को खूनी लाल रंग में रंग दिया। एम्बुलेंस का पिछला दरवाजा खुला। अंदर से वही स्ट्रेचर धीरे धीरे अपने आप बाहर सड़क पर सरकने लगा। स्ट्रेचर पर रखा कफन हवा में उड़ा। कफन के नीचे कोई अजनबी नहीं था। स्ट्रेचर पर जो सड़ती हुई लाश पड़ी थी, उसका चेहरा बिल्कुल मेरा ही चेहरा था। तुम मर चुके हो देवेंद्र। लाश के सूखे होंठ हिले। तुम उस रात भी मरे थे और तुम आज रात भी मरोगे। मेरे ही हमशक्ल की उस लाश ने अपना गला सड़ा हाथ हवा में उठाया। उसी पल मुझे महसूस हुआ कि मेरा शरीर मेरे वश में नहीं रहा। कोई अदृश्य शक्ति मुझे खींचकर उस एम्बुलेंस के अंदर ढकेल रही थी। मेरे पैर अपने आप एम्बुलेंस की तरफ बढ़ने लगे। नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो, मैं चीख रहा था। लेकिन मेरे मुंह से कोई आवाज बाहर नहीं निकल रही थी। हवा जम चुकी थी। जंगल के सारे पेड़ हवा में पागलों की तरह झूमने लगे। हवा में बच्चों के रोने की, औरतों की चीखों की और लोहे के टूटने की भयानक आवाजें गूंज रही थीं। मैंने अपनी पूरी आत्मशक्ति इकट्ठी की और अपनी जेब में हाथ डाला। वहां टेलिन सती मंदिर का एक छोटा सा तांबे का सिक्का था जो मेरी मां ने मुझे पहली बार गाड़ी चलाने पर दिया था। मैंने उस सिक्के को अपनी मुट्ठी में भींचा और पूरे जोर से चिल्लाया, जय मां टेलिन सती। एक पल के लिए वह अदृश्य पकड़ ढीली पड़ी। मैंने बिना पीछे देखे अपनी पूरी ताकत से जंगल की तरफ दौड़ लगा दी। कटीली झाड़ियां मेरे चेहरे को छील रही थीं। पत्थर मेरे पैरों में चुभ रहे थे, लेकिन मैं भागता रहा। पीछे से एम्बुलेंस का सायरन पागलों की तरह बज रहा था। वह गाड़ी सड़कों पर नहीं, बल्कि जंगल के घने पेड़ों को चीरती हुई सीधे मेरे पीछे आ रही थी। उसकी लाल रोशनी पेड़ों के तनों को चीरती हुई मेरे आगे गिर रही थी। भागते भागते अचानक मेरे पैर के नीचे की जमीन खत्म हो गई। मैं केशकाल घाट की सबसे गहरी खाई, अंधियारी खोह के किनारे पर खड़ा था। नीचे सैकड़ों फीट गहरा अंधेरा था। पीछे मुड़ा तो रास्ता बंद था।
एम्बुलेंस पेड़ों को कुचलती हुई बाहर निकली। वह मेरे सामने महज 10 फीट की दूरी पर आकर रुकी। उसके बोनट पर खून से लिखा हुआ था देवेंद्र साहू। अंतिम यात्रा एम्बुलेंस का आगे का बम्पर धीरे धीरे एक इंसानी जबड़े की तरह खुलने लगा। उसके अंदर कोई इंजन नहीं था, बल्कि अनगिनत इंसानी खोपड़ियां और हड्डियां आपस में टकरा रही थीं। वह गाड़ी मुझे जिंदा निगलने वाली थी। मेरे पास 2 ही रास्ते थे, या तो उस शैतानी एम्बुलेंस का निवाला बन जाऊं या उस गहरी अंधेरी खाई में छलांग लगा दूं। मैंने अपनी आंखें बंद की, मां तेलिन सती का नाम लिया और गहरी खाई के अंधेरे में छलांग लगा दी। एपिसोड 6, आखिरी स्टेशन, उपसंहार। हवा में तैरते हुए मुझे लगा कि सब कुछ खत्म हो गया। पत्थरों और चट्टानों से टकराने का दर्द होना चाहिए था, लेकिन मुझे सिर्फ एक असीम सन्नाटा महसूस हुआ। फिर मेरी आंखें खुली। सफेद रोशनी मेरी आंखों में चुभ रही थी। छत पर एक पुराना पंखा धीरे धीरे घूम रहा था। हवा में डिटॉल और दवाइयों की तेज गंध थी। डॉक्टर साहब, इसे होश आ गया। एक जानी पहचानी आवाज गूंजी। मेरी दृष्टि धुंधली थी। धीरे धीरे चेहरा साफ हुआ। सामने एक नर्स और एक डॉक्टर खड़े थे। मैं एक अस्पताल के बिस्तर पर लेटा हुआ था। मेरे शरीर पर अनगिनत पट्टियां बंधी हुई थीं और ग्लूकोज की ड्रिप चढ़ रही थी। मैं कहां हूं? मेरी आवाज बेहद कमजोर थी। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए मेरी नब्ज जांची। तुम जगदलपुर के सरकारी अस्पताल में हो देवेंद्र? बहुत बड़े हादसे में बचे हो तुम। मैंने घबराकर पूछा। हादसा? मेरा ट्रक, वो एम्बुलेंस। डॉक्टर का चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया। उसने एक फाइल उठाई और बोला, कल रात रायपुर जगदलपुर हाईवे पर केशकाल घाट के पास तुम्हारा ट्रक अनियंत्रित होकर खाई में गिर गया था। हमें पुलिस वालों ने सुबह 4 बजे खबर दी, लेकिन मुझे अस्पताल कौन लाया? मैंने पूछा। मुझे वो एम्बुलेंस मिली थी। डॉक्टर ने मुझे अजीब सी नजरों से देखा। तुम्हें जो एम्बुलेंस यहां लेकर आई देवेंद्र, वो बहुत अजीब बात है। पुलिस वालों का कहना है कि जब वो खाई के पास पहुंचे तो तुम्हारा शरीर सड़क किनारे पड़ा था। तभी एक बहुत पुरानी एम्बुलेंस वहां आई। उसने तुम्हें उठाया और अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड के बाहर छोड़कर गायब हो गई। मेरी सांसें थम गईं। क्या उस एम्बुलेंस का ड्राइवर था? डॉक्टर ने सिर हिलाया। इमरजेंसी के गार्ड ने बताया कि उसने गाड़ी तो देखी, लेकिन जब वो स्ट्रेचर उतारने गया तो ड्राइवर की सीट पूरी तरह खाली थी। गाड़ी अपने आप रिवर्स हुई और बिना लाइट जलाए अंधेरे में ओझल हो गई। नर्स ने मेरी पट्टी बदलते हुए कहा, और हां देवेंद्र भाई, उस एम्बुलेंस के जाने के बाद हमें आपकी जेब से एक पुरानी रसीद मिली। नर्स ने मुझे कागज का एक पीला गंदा टुकड़ा थमाया। वह 11 अगस्त 2011 की एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट की रसीद थी। मरीज का नाम लिखा था अज्ञात ड्राइवर, एम्बुलेंस दुर्घटना, और नीचे लाल स्याही से एक ताजा संदेश लिखा हुआ था, जिसकी स्याही अभी भी गीली थी। हिसाब बराबर हो गया देवेंद्र। लेकिन याद रखना, इस हाईवे पर जब भी रात को कोई नया ड्राइवर रास्ता भटकेगा, मेरी एम्बुलेंस का सायरन फिर बजेगा, और अगली बार स्टीयरिंग तुम्हारे हाथ में होगी। मैंने खिड़की के बाहर देखा। दूर रायपुर जगदलपुर हाईवे पर दोपहर की धूप खिली हुई थी, लेकिन उस चमकती धूप में भी मुझे सड़क के उस पार घने जंगल की छांव में खड़ी उस पुरानी एम्बुलेंस की नीली बत्ती धीमी धीमी जलती हुई दिखाई दे रही थी। और इस बार उसके शीशे के पार ड्राइवर सीट पर बैठकर कोई मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था।